सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जो धुर विरोधी पार्टियां एक दूसरे के विरोध में लड़ी हैं वो साथ कैसे आएंगी, इसलिए सवाल अहम हो जाता है। सवाल अहम इसलिए हो जाता है कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, उनको काउंटर करने के लिए विपक्ष कौन से नेता को प्रोजेक्ट करेगा, इसलिए भी सवाल अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव तो है नहीं। माना ये भी जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी अपने दम पे सीटें जिता ले जाते हैं, वही पार्टी प्रदेश में चुनाव हार जाती है, लोकसभा में जीत जाती है, और चुनाव होने का के वक्त का अंतराल बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सवाल अहम होता जा रहा है कि जो नीतीश कुमार लगातार कोशिश में जुड़े हुए हैं, उनसे तो उनके सामने ये सवाल तो होगा कि भाई नरेंद्र मोदी का काउंटर कौन करेगा। जनता के बीच में आप किस नेता को प्रोजेक्ट करिएगा, और प्रोजेक्ट करने से पहले आप अपनी ताकत तो बताइएगा कि हमारे पास इतनी ताकत है, इसलिए हम लड़ने को तैयार हैं। जी पंकज जी, आपने अननेचुरल अलायंस को सवाल बताया। निश्चित रूप से यह सवाल हुआ करता था, लेकिन लोकतंत्र पर यह सवाल है कि अननेचुरल अलायंसेस क्यों होते हैं। लेकिन आज किसी पार्टी को अननेचुरल अलायंस बोल करके सवाल करने का हक रह नहीं गया। कोई भी पार्टी क्यों नहीं, सबने अननेचुरल अलायंसेस किए हैं। उसका नाम गिनाने की जरूरत नहीं, मैंने तो बोल दिया और आपकी बातों में सारी छवियां तैर गई होंगी कि कैसे कैसे अननेचुरल अलायंसेस हुए। दूसरी बात है कि पीएम प्रोजेक्ट करके लड़ना, ये भी सुविधा की ही सियासत है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन हमने देखे हैं कि पीएम प्रोजेक्ट किए बगैर देश को पीएम मिले हैं। और जो कोई सत्ता में होता है, जिनके पास चेहरा होता है, वो पीएम का नाम जो है अपनी ताकत के रूप में पेश करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पेश किया जाता था, इंदिरा गांधी जी को भी पेश किया जाता था कि वो उनके बरस में उनके समांतर कौन, और सबको जवाब मिला है। ऐसा नहीं है कि उनके समांतर कौन नहीं आया, आया, थोड़े समय के लिए भी आया, लेकिन आया। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन, ये प्रश्न भी मैं उन्हीं अतीत के उदाहरणों से खारिज करता हूं, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री चुनती है। जनता ने अगर एक बार तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी जी को रिपीट करना है तो रिपीट करेगी। अगर तय कर लिया कि हटाना है, कौन आएगा वो बाद में देख लेगी। वो नहीं है कि इसके बरस ये चेहरा आएगा तभी जाकर के होगा। इसलिए ये सूट करने वाले के हिसाब से ये बातें रखी जाती हैं। और जब चुनाव सामने है तो ये प्रश्न निश्चित रूप से विपक्ष को बेचैन करता है कि आपका चेहरा कौन। इसीलिए ये सवाल जोर शोर से पूछा जा रहा है, विपक्ष को बेचैनी होती है। मैं आपकी बात समझ गया, और इसलिए आलोक वत्स जी के बाद अखिलेश जी के पास जाऊंगा। आलोक वत्स जी, बस एक बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, विपक्षी कई पार्टियां अपने अंदर भी उसके नेता अपनी अथॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ताजा उदाहरण एनसीपी है महाराष्ट्र में। शरद पवार कुछ और चाह रहे हैं, अजीत पवार बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थितियों में आपको लगता है कि विपक्ष कोई ऐसा नेता ढूंढ पाएगा जो नरेंद्र मोदी का काउंटर कर सके? दूसरी बात, कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है जो बीजेपी को हराने में कारगर साबित हो? क्योंकि ये मुद्दा मुझे नहीं लगता कारगर हो सकता है। केवल ये कहा जाए कि नहीं नहीं, बीजेपी को नहीं आने देना है इसलिए हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जनता जरूर पूछेगी कि भाई अगर आप एक साथ आए हैं तो क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कोई कलेक्टिव आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, आपके साथ आने का फॉर्मेट क्या होगा? ऐसी कई सारी सवालें जनता पूछती हैं और पूछती रही हैं। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या ये आसान होगा नीतीश कुमार के लिए जिस राह पर वो निकल पड़े? नहीं, अभी के स्थिति में इनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के सामने, देश के सामने खड़ा होकर उनको चैलेंज करने की ताकत रखता हो। हाँ, लेकिन अगर ये लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने सही ढंग से सीट का वितरण कर लिया तो ये टक्कर देने लायक तो हो ही जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो इनके फेवर में ज्यादा आता है। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात है कि ये जितने भी दल हैं, अगर ये इकट्ठा होते हैं तो एक ही दल है इनमें जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, वो है कांग्रेस। और जहां जहां भी ये संभावना बनेगी अलायंस की,
तो उन लोगों को कांग्रेस को सीट देना होगा जो कांग्रेस के धुर विरोधी रहे हैं अभी तक। ये बात गले से नीचे कैसे उतरेगी? आपने ठीक कहा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आपको यूपी, चलिए बिहार में तो अकोमोडेट हो जाएंगे। तो इन जगहों पर, दिल्ली, इन जगहों पर क्या ये लोग जो कांग्रेस के धुर विरोधी थे, क्या ये कांग्रेस को सीट एडजस्ट करके अकोमोडेट करेंगे? अभी तक तो इनके यात्रा में कोई शामिल होने को तैयार नहीं था, ना कोई हुआ। कहीं से किसी ने कोई पहल नहीं दिखाई कि वी कैन अलाइन विद कांग्रेस। तो मुझे ये सारी संभावनाओं का खेल है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और बिहार और देश की जनता कभी भी पलट सकती है। आपने देखा है कि यहाँ भावुक लोग हैं, किसी भी भावनात्मक में बह जाए तो पूरा एक तरफा होने लगता है। तो अभी की स्थिति में ये संभव नहीं प्रतीत होता है, बट स्टिल इनकी कवायद को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इसकी दशा और दिशा क्या होती है, ये समय बताएगा। अखिलेश जी, मेरा बस एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी को डर लग रहा है? क्योंकि ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था, ले इंडिया साइनिंग, आपको याद होगा, पर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारे एलाइज छोड़कर जा चुके हैं, विपक्षी एकता को लेकर के मोर्चाबंदी शुरू हो गई है और इस वजह से पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। और इतना मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर विपक्ष में बिना किसी नेता के जो चुनाव हुए हैं उसका हश्र भी देखा है। हम भी उसमें साथ रहे हैं। वीपी सिंह की सरकार को भी हमने देखा है, मोरारजी भाई की सरकार को भी देखा है, यहाँ तक कि हमारी सरकार को भी लोगों ने देखा है कि इस अलायंस का क्या असर होता है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ इसके पास, अभी विपक्ष के पास कोई एक ऐसा बड़ा दल नहीं है जो अपनी ताकत, अपने रसूख और अपने चेहरे के बल पर पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर के चल सके। और इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है और जो उनका प्रभाव है और जो जनता में एक्सेप्टेंस है, उस एक्सेप्टेंस का मैं समझता हूँ कि कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष बिल्कुल कुनबों में बटा हुआ है और अपने परिवार के, मैं समझ गया आपकी बात। अनिल जी, 17-18 मई को सूचना आ रही है कि विपक्षी नेता पटना में इकट्ठा हो रहे हैं। आपको लगता है कि कर्नाटक में अगर बीजेपी मुंह की खाती है, हारती है, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा और विपक्षी नेताओं को एक साथ ला सकता है और लोकसभा के चुनाव में के लिए कह सकते हैं कि बीजेपी की हार के राह में ये लोग मजबूती से एक साथ आगे आ जाएंगे? क्योंकि कर्नाटक चुनाव का परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ जाता है तो वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है और इसीलिए 17-18 मई को तमाम विपक्षी पार्टियां पटना में इकट्ठा हो रही हैं। जी जी, निश्चित रूप से अगर बीजेपी हार जाती है कर्नाटक में तो इन लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। और अगर यह सही है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां अगर एक हो जाएं और एक साथ चुनाव लड़ेंगी तो बहुत जबरदस्त टक्कर होगा और कुछ भी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हो तब ना, आज ये यहाँ है, कल का न्यूज कुछ और रहता है, परसों कुछ और रहता है, खुद नीतीश जी ही अस्थिर नहीं रहे हैं। तो ये सब देखते हुए कैसे कहा जाए। दूसरी चीज कि एक सिर्फ कर्नाटक के चुनाव परिणाम पर पूरा देश का भविष्य निर्भर नहीं करेगा, हर जगह का परिवेश अलग अलग है, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ गया और मैं बस 2 लाइन बोल करके कंक्लूड करना चाहूंगा। कर्नाटक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट इसलिए